फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 23 नवंबर है और 22 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं। उसका एक ही रीजन है स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरे लेक्चर्स में आपको सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो बहुत सिंपल ईजी लैंग्वेज में होंगे। आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे लगेंगे। आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन जो कि हमने कल पढ़ा था, लेटेस्ट कंट्री विच बिकेम द मेंबर ऑफ IMF, तो उसका आंसर है एंडोरा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आज का क्वेश्चन है, वो है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट एनिमी प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति मतलब चाइना एंड पाकिस्तान के रेजिडेंट्स है और जो 1947 के बाद मतलब वहाँ के रेजिडेंट है, तो उनकी प्रॉपर्टी अगर इंडिया में कोई भी है तो उसको बोला जाता है एनिमी प्रॉपर्टी। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि जो एनिमी प्रॉपर्टी है उस पर किसका राइट है, तो उस एनिमी प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का राइट है, और जो वहाँ के सिटीजन है पाकिस्तान एंड चाइना, उनके कोई इस पर राइट नहीं है। ये तो मैंने एनिमी प्रॉपर्टी को समझाया, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट एनिमी प्रॉपर्टी है। इसका आंसर आपको देना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक्स। चलो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। नासा इन जापान टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट एज सून एज 2024, यानी नासा और जो हमारे जापान है उनको वो मिलकर एक वुडन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि वुडन सैटेलाइट ऐसा क्यों जरूरत पड़ गई कि वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत पड़ गई। एक्चुअली जो सैटेलाइट अभी हम मेटल की भेज रहे हैं उनके कारण स्पेस के अंदर बहुत कचरा फैल गया है, और जब स्पेस डेब्रिस बहुत ज्यादा कचरा फैल जाएगा तो उसका सबसे बड़ा इशू क्या आएगा, उसका सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि स्पेस डेब्रिस होने के कारण जब एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकते हैं, एक सैटेलाइट अगर सबसे पहले तो दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकता है या सैटेलाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा सकता है, उसके कारण उसकी कम्युनिकेशन फेलियर हो सकती है। हमारे जो मिशन हम पृथ्वी से छोड़ेंगे उस कचरे से टकरा के मिशन भी फेल हो सकता है। तो क्योंकि जब अंतरिक्ष में ये घूमते हैं तो उनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो इस सारी चीज को क्या बोला जाता है, केसलर सिंड्रोम। व्हेन स्पेस डेब्रिस इज स्टक विद अदर डेब्रिस, यानी जब एक कचरा दूसरे कचरे से टकरा जाता है या वो सैटेलाइट से टकरा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, केसलर सिंड्रोम बोला जाता है। तो सम टाइम मिशन शुड भी डिलेड हो जाते हैं, कितनी बार मिशन फेल भी हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको केसलर सिंड्रोम की एक इमेज दिखा देता हूँ। देखो ये है केसलर सिंड्रोम। मतलब आप सोचिए इतना कचरा फैला हुआ है अंतरिक्ष के अंदर, ये कचरा जब एक दूसरे से टकरा जाएगा तो उसी का उपाय निकालने के लिए एक वुडन सैटेलाइट को जापान एंड नासा लॉन्च करने वाला है। तो ऐसा कि उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसका ये बेनिफिट मिलेगा कि लकड़ी है और लकड़ी अगर अंतरिक्ष में टकरा भी जाती है तो वो जलकर राख हो जाएगी, तो उसी समय चैप्टर क्लोज हो जाएगा उसका। तो वो कचरा कंटिन्यूसली वहाँ बना नहीं रहेगा। जबकि अगर मेटल का कुछ भी है कचरा तो वो खत्म नहीं होगा, ना तो वो जलकर राख होगा, और अगर जलकर राख नहीं होगा तो वो अगर मेटल अंतरिक्ष से नीचे भी गिरता है तो पृथ्वी पर वो किसी व्यक्ति पर भी गिर सकता है, लेकिन अगर लकड़ी नीचे गिरेगी तो वो जलकर राख हो जाएगी। तो ये मैंने आपको इमेज देखी है, ये जो आपको इमेज दिख रही होगी ये इमेज किसकी है, ये इमेज है वुडन सैटेलाइट की। अब देखो सैटेलाइट का नाम क्या है वुडन सैटेलाइट का, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट का नाम क्या है, लिग्नोसेट। और इसके अंदर लकड़ी कौन सी यूज की जाती है, तो मैग्नोलिया। ये लकड़ी है मैग्नोलिया, इसका यूज किया जाएगा सैटेलाइट को बनाने के अंदर। वुडन टेस्टेड इन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के अंदर 3 वुडन को टेस्ट किया गया, एक तो मैग्नोलिया, एक चेरी, एक बर्च। याद रखना मैग्नोलिया, चेरी और बर्च 3 टाइप की सैटेलाइट है, बट मैग्नोलिया इज बेस्ट अमंग देम। मैग्नोलिया इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप ऐसा बोलोगे ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि जो मैग्नोलिया होती है वो इनमें से सबसे बेस्ट है। वो लकड़ी इतनी मजबूत है कि स्पेस अंतरिक्ष की जो हैंडलिंग पावर है, अंतरिक्ष के अंदर जो इतनी गर्मी, अंतरिक्ष के अंदर इतना ताप है, उसको भी सहन कर सकती है। कौन सहन कर सकती है, ये मैग्नोलिया लकड़ी। इसलिए जो ये वुडन सैटेलाइट बनाया जाएगा इसमें मैग्नोलिया लकड़ी का यूज किया जाएगा। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक मैंने आपको बताया। अभी एक इमेज आई है पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, उसको भी मैं समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देखो ये 1 हॉर्न रहीनो आपको दिख रहे हैं, छोटा बच्चा भी है उसके अंदर, छोटे बेबी दिख रहा है, और साथ में ये सब चीज़ें हैं। तो ये कहाँ पे है, ये पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। तो अगर न्यूज़ में पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई है तो हमको उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो टॉपिक है पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हम समझ लेते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके साउथर्न बैंक में लोकेटेड है। और कहाँ पर है, ये आसाम के गुवाहाटी के अंदर एक मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर लोकेटेड है पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट इन 1971। इसको रिजर्व फॉरेस्ट कब डिक्लेयर किया गया, 1971 के अंदर, और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 के अंदर डिक्लेयर किया गया। याद रखना, रिजर्व फॉरेस्ट तो 1971 के अंदर और WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको। और यहाँ एक सबसे खास चीज़ है, 1 हॉर्न रहीनो की जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तो 2 चीज़ें होती है, कांजीरंगा में तो नंबर ऑफ जो 1 हॉर्न रहीनो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, कांजीरंगा, जो हमारे कांजीरंगा नेशनल पार्क है उसके अंदर है। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एक इतने से 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा, तो एक 38.8 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 102 रहीनो रहते हैं। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, इंडियन 1 हॉर्न रहीनो की, ये है पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। और इसको रिजर्व फॉरेस्ट 1971 में डिक्लेयर किया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में डिक्लेयर किया। उसके बाद इसको डोमिनेट किया जाता है बाय एल्यूअल लोलैंड एंड मार्शलैंड के द्वारा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एल्यूअल लोलैंड यानी यहाँ की जो जमीन है वो वहाँ पर एल्यूअल मृदा पाई जाती है, और मार्शलैंड यानी जो मार्शलैंड होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है,
चलो साथ के साथ अगर पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखा है तो कांजीरंगा हम नेशनल पार्क को भी देख लेते हैं। ये भी असम में पाया जाता है। इसको 1904 के ईयर में क्रिएट किया गया था। नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया? 1974 के अंदर। और टाइगर रिजर्व 2007 में डिक्लेयर किया। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है ये 1985 में। याद रखना 1974, उसके बाद 1985 और टाइगर रिजर्व 2007 में। जबकि पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस अलग है, वहाँ पर इसको रिजर्व फॉरेस्ट 1971 और 1987 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। ठीक है, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क भी समझ लिया है। साथ के साथ इसके अंदर एक टॉपिक और पढ़ो, मतलब कांजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट, इसको ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है। एज इट्स होम टू वेरियस स्पीसीज ऑफ माइग्रेटिंग एंड इनहेबिटेड बर्ड्स, यानी जो माइग्रेटिंग और इनहेबिटेड बर्ड्स होते हैं उसकी वेरियस स्पीसीज की यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती है। इसके कारण जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है। इसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर ही है, तो पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है और साथ ही साथ कांजीरंगा नेशनल पार्क भी ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर है। दोनों ही आसाम के अंदर है। यहाँ पर 4 स्पीशीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक तो रहीनो, एक एलिफेंट, एक रॉयल बंगाल टाइगर, एक एशियाटिक वाटर बफेलो। याद रखना, रहीनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो। नेशनल हाईवे 37 पासेस थ्रू इट, यानी नेशनल हाईवे जो 37 है इसके थ्रू गुजरता है। जो डिफ्लू रिवर है वो कहाँ से गुजरती है? इसी के थ्रू, मतलब इसके अंदर से गुजरती है। लैंडस्केप समझ लो, ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिड्यूस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है। उसके अंदर टॉल ग्रासेज है, ओपन जंगल है एंड शॉर्ट ग्रासेज है। ठीक है, साथ के साथ एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, वन हॉर्न रहीनो। जो वन हॉर्न रहीनो प्रजाति है उसको भी समझ लो। इसको ग्रेटर वन हॉर्न रहीनो भी बोला जाता है, इंडियन रहीनो भी बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है रहीनोसेरस यूनिकॉर्निस। ये जो रहीनो स्पीसीज होती है उसमें सबसे लार्जेस्ट होता है। ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पाया जाता है। इसकी IUCN तीनों चीज़ें याद रखना। IUCN के हिसाब से वल्नरेबल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 1 और साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1। इंडिया इज होम टू 85% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न रहीनो। इंडिया के अंदर 85% पॉपुलेशन पाई जाती है वन हॉर्न रहीनो की, जिसके अंदर यूपी, वेस्ट बंगाल और आसाम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पर है। आसाम, अकेले आसाम के अंदर टोटल रहीनो जो इंडिया के अंदर है उसका 91% का है आसाम के अंदर, मेनली कांजीरंगा नेशनल पार्क में और उसके बाद पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। रहीनो स्पीसीज 5 टाइप की होती है। ग्रेटर वन हॉर्न रहीनो जिसको वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, व्हाइट रहीनो नियर थ्रेटेंड, ब्लैक रहीनो अफ्रीका के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जावान रहीनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और सुमात्रान रहीनो एक्सट्रीम कैटेगरी के अंदर है। याद रखना 5 रहीनो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 को याद रखना है। ठीक है, आसाम के अंदर 91% पाया जाता है और ये सब पढ़ लिया है। वन हॉर्न रहीनो को भी देख लिया है। और डिफ्लू रिवर याद रखना इसके पास से गुजरती है। किसके पास से गुजरती है? ये गुजरती है कांजीरंगा नेशनल पार्क से। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिनिस्ट्री आस्क स्टेट टू एनकरेज यूज ऑफ साथी पोर्टल। तो अभी क्या हुआ है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप ऐसा करो, साथी पोर्टल के यूज को एनकरेज करो। तो साथी पोर्टल का मतलब क्या होता है? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए? साथी पोर्टल। तो इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। साथी का फुल फॉर्म होती है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रांस एग्जाम। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो अभी जैसे नीट का एग्जाम हो गया, JEE का एग्जाम हो गया, JEE का, तो उन सारे एग्जाम्स की जो भी मॉक टेस्ट पेपर्स है, उसके अलावा जो भी लेक्चर्स है, डेमो वीडियोज़ है, वो सारी कहाँ मिलेगी? साथी पोर्टल पे। ये किसका इनिशिएटिव है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इन एसोसिएशन विद IIT कानपुर। उसके अलावा इट प्रोवाइड्स इंडियन स्टूडेंट्स को, ये इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है विद ए सेल्फ पेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग। यानी जो इंडियन स्टूडेंट्स है उनको क्या मिलेगा? एक इंटरेक्टिव लर्निंग मिलेगी एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो प्रिपेयर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और अदर्स एग्जाम्स के लिए। इट विल हेल्प स्टूडेंट्स गेन एक्सेस टू ट्रेनिंग, यानी ये स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा कि आप ट्रेनिंग के अंदर एक्सेस करो, एंड कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फ्री। तो अब इस चीज़ को समझ लो कि स्टूडेंट्स की क्या हेल्प होगी? एक तो उनको ट्रेनिंग मिलेगी, कोचिंग मिलेगी, ताकि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको आसानी से दे सकते हैं। फ्री लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अंदर इंक्लूडिंग 800 वीडियो, 12 रीजनल लैंग्वेज के अंदर 800 वीडियो अवेलेबल है साथी पोर्टल पर। और ये क्या मतलब इसके अंदर फ्री रिसोर्सेज है, सारी चीज़ें। तो एक तरह से वो बच्चे जो एक्चुअली मतलब अपनी कॉलेज की फीस सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, उन सबके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या बनेगा? साथी पोर्टल। मॉक टेस्ट ऑल्सो अवेलेबल है। करंटली अभी JEE एंड नीट के एग्जाम्स दे रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा यूज AI प्रोग्राम्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स का भी यूज करता है ट्यूटर, जिसको डेवलप किया गया है बाय IIT कानपुर के द्वारा, यानी IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये इंडिजीनियसली डेवलप है, यानी हमारे भारत का ही निर्भर मतलब पोर्टल है जो कि भारत ने सेल्फ मेड तरीके से बनाया है और IIT कानपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिसका नाम है ट्यूटर AI प्रोग्राम। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पूरा समझ लिया है। आज हमने साथी पोर्टल को समझा है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ में थोड़ा सा भी कुछ भी कमी लगती है तो मुझे बताइए। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑरोरा लाइट्स। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी यूपीएससी में क्या इस टाइप की लाइट्स के क्वेश्चंस आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। चलो द हिंदू के अंदर जो न्यूज़ है उसके अंदर आप देखो, ये इस टाइप की जो लाइट्स है उसको ऑरोरा लाइट्स बोला जाता है। तो ये क्या नॉर्थन लाइट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑरोरा
देखो ये लाइट्स को देखो, आप दिख रहा है आपको इमेज, इसको बोलते हैं ऑरोरा लाइट्स। ये अभी द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया हुआ है, तो अब अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है, ऑरोरा लाइट्स। तो अभी हम उसको पढ़ते हैं। एन ऑरोरा इज ए नेचुरल फिनोमेनन, यानी एक ऑरोरा क्या होता है, जो ये ऑरोरा का मतलब होता है एक नेचुरल फिनोमेनन विच इज कैरेक्टराइज बाय ए डिस्प्ले ऑफ ए नेचुरल कलर्ड, यानी जो कि नेचुरल जो कलर्ड होता है उसके डिस्प्ले के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, जिसके अंदर ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया और व्हाइट हो गया, लाइट इन द स्काई। तो एक तो होता है ग्रीन, एक होता है रेड, एक होता है येलो और एक होता है व्हाइट। समटाइम्स रेफर टू एज पोलर लाइट्स, इनको पोलर लाइट्स भी बोला जाता है। रीजन ऑफ हाई एल्टीट्यूड लाइक, जैसे कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक जो एल्टीट्यूड्स है उसके अंदर हाई एल्टीट्यूड के अंदर इस टाइप की पोलर लाइट्स पाई जाती है। इसके अंदर ग्रीन कलर में हो सकता है, रेड कलर में हो सकता है, येलो कलर में हो सकता है और व्हाइट कलर में हो सकता है। इन द नॉर्थ डिस्प्ले को क्या बोला जाता है, ऑरोरा बोरेलिस और नॉर्थन लाइट्स बोला जाता है। और साउथ के अंदर इसको क्या बोला जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। याद रखना, ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ के अंदर। व्हाट मेक्स ऑरोरा हैपन्स, यानी ऑरोरा होता कैसे है, तो एक्चुअली ये सन के द्वारा किया जाता है। कैसे, जो सन स्टॉर्म आते हैं उनमें से कुछ सोलर स्टॉर्म होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कोरोनल मास इंजेक्शन। उन कोरोनल मास इंजेक्शन से क्या होता है, जब सन एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिफाइड गैस को जनरेट करने का काम करता है, जो ट्रेवल कर सकती है थ्रू स्पेस एट ए हाई स्पीड, यानी बहुत हाई स्पीड पर वो ट्रेवल कर सकती है। कौन सी, इलेक्ट्रिफाइड गैस। और जब ये इलेक्ट्रिफाइड गैस व्हेन ए सोलर स्टॉर्म कम्स टूवर्ड्स अर्थ, यानी जब सोलर स्टॉर्म क्या करता है, अर्थ की ओर आता है, तो उस टाइम सम ऑफ द एनर्जी एंड स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कुछ एनर्जी और कुछ पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ओर ट्रेवल करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी सेंस समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले कोरोनल मास इंजेक्शन हुआ, उससे इलेक्ट्रिफाइड गैस जनरेट होगी, और जब ये सोलर स्टॉर्म अर्थ की तरफ टूवर्ड्स गति करेगा उस टाइम पे कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल की ओर ट्रेवल करते हैं। और जब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब ये गैसेज इलेक्ट्रिफाइड गैस के साथ इंटरेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उससे एक लाइट जनरेट होती है स्काई के अंदर, जो या तो ग्रीन रेड लाइट हो सकती है, ब्लू हो सकती है, पर्पल हो सकती है। तो अगर ऑक्सीजन होगी तो उसके कारण कौन सी, ग्रीन एंड रेड लाइट जनरेट होगी। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन एंड रेड लाइट ऑक्सीजन के कारण जनरेट होती है, तो बिल्कुल सही है, और नाइट्रोजन के कारण ब्लू एंड पर्पल लाइट जनरेट होती है। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गई, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सिंपल सोलर स्टॉर्म आएगा, सोलर स्टॉर्म से जिसको कोरोनल मास इंजेक्शन भी बोला जाता है, उसके कारण क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिफाइड गैस। और जब इलेक्ट्रिफाइड गैस जनरेट हो जाएगी तो उस इलेक्ट्रिफाइड गैस से क्या होगा, उसमें से कुछ स्मॉल पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड में जब स्मॉल पार्टिकल्स और जो इलेक्ट्रिफाइड गैस है जब दोनों एक दूसरे से मैच करेगी, तो अगर ऑक्सीजन होगी तो उस टाइम पे ग्रीन कलर की लाइट निकलेगी, रेड कलर की, और नाइट्रोजन होगी तो ब्लू एंड पर्पल कलर की लाइट होगी। तो इस तरह हमने ऑरोरा को बहुत अच्छे से समझा है। अगर क्वेश्चन आ जाता है ऑरोरा कैसे जनरेट होता है, तो वो सोलर स्टॉर्म के थ्रू जनरेट होता है या सन के द्वारा एक्चुअली कोज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसको ऑरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है, और साउथ के अंदर इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहा जाता है, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, एक बार आप अच्छे से समझिए, आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। ग्रीन हाउस गैस का टॉपिक है, ग्रीन हाउस गैसेज हिट रिकॉर्ड हाई इन 2022 यूनाइटेड नेशन। ये अभी एडिटोरियल आया हुआ है, तो अभी आपको ये समझना है कि जो ये एडिटोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो इस एडिटोरियल को आपको अभी आज 3 एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। एक तो द हिंदू में आया है, उसके अलावा 2 एडिटोरियल हमने टाइम्स नाउ से भी लिया है, हिंदुस्तान टाइम्स से भी लिया है। उसका रीजन ये है क्योंकि द हिंदू के अंदर जो भी आर्टिकल आए हैं और जो भी एडिटोरियल आए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो आपके लिए जो काम की चीज़ होगी उसी को ही हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले है ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, एज पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो उनकी 19th एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन थी, उसके अंदर ये वो क्या बताती है, ये बताती है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसके इम्प्लीकेशंस, टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और सी लेवल्स, इन सारी चीज़ों को आउटलाइन करने का काम क्या करती है, जो GHG की बुलेटिन आई है वो ये काम करती है। तो अभी हाइलाइट्स पढ़ेंगे हम, जो ये रिपोर्ट आई है उसके हाइलाइट्स क्या है। सबसे बड़ी हाइलाइट है अनप्रेसिडेंटेड ग्रीन हाउस गैस लेवल। आप एक चीज़ छोटी सी समझिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन किन 3 गैस से होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक मीथेन, एक नाइट्रस ऑक्साइड। तो CO2 अभी पिछले जो 2022 के अंदर है वो 150% से CO2 बढ़ चुकी है 2022 तक। उसके बाद मीथेन के अंदर 264% से मीथेन इंक्रीज हो चुकी है, नाइट्रस ऑक्साइड 124% से इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये रिपोर्ट है वो आउटलाइन करती है कि 2022 के अंदर इन 3 गैस के अंदर कितने % इंक्रीमेंट हुआ है। उसके अलावा CO2 का इफेक्ट कितना है, वार्मिंग इफेक्ट 64%, मीथेन का 16%, नाइट्रस ऑक्साइड का 7%। तो ये जो वार्मिंग इफेक्ट है ये भी इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वार्मिंग इफेक्ट। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेगी, और उतने ही हमारे जैसे ओजोन परत है या क्लाइमेट चेंज है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स, तो अभी 2015 के अंदर एक पेरिस एग्रीमेंट आया था, उसका उद्देश्य क्या था, ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना था बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और उसका हमारा प्रेफरेंस क्या थी, 1.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, चैलेंजेस क्या आ गए कि क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन, लोगों के द्वारा अनअवेयर रहना, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफोरेस्टेशन, जो ये रीजन्स है
उसके कारण क्या हुआ कि हम पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि उसके कारण क्लाइमेट का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, आइस की मेल्टिंग हो रही है। तो आप सोचिए कि किसी ग्लोबल लेवल पर जब यूनाइटेड नेशन के द्वारा पेरिस एग्रीमेंट को डिसाइड किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा, तो अब आप सोचिए कि सारी मेंबर कंट्रीज़ को मिलकर उस टारगेट को अचीव करना था, लेकिन हम डिफोरेस्टेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा दे रही है। तो इस तरह ये जो जब तक इशू चलते रहेंगे तब तक हम पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। पेरिस एग्रीमेंट कब आया था? 2015 में, याद रखना है आपको। अब ग्रीन हाउस गैसेज GHG क्या होता है, इसको अब अच्छे से पढ़ रहे हैं। पहले तो हमने इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स पढ़ ली थी और वो सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन अब एक्चुअल में हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैसेज होती क्या है। तो ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग एंड ह्यूमन जनरेटेड गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो जनरेटेड ह्यूमन जनरेटेड गैसेज है और उसके अलावा जो नेचुरली अकरिंग गैसेज है उसको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेज। तो क्या ग्रीन हाउस गैसेज हमेशा हानिकारक होती है? नहीं। अगर किसी नेचुरली जो प्रोसेस से ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है वो नेचुरली क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली मतलब रिलीज हो रही है और उसके बाद हमारे यहाँ पर जंगल है, जो फॉरेस्ट है, तो उसके कारण वो ऑटोमेटिक कार्बन को सिंक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन अभी ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटी के कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, जो ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटी के कारण कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा बढ़ गया है, तो धीरे धीरे जो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ गया है। अब वो जितना कार्बन पहले वो सिंक करते थे और डिफोरेस्टेशन होने के कारण कार्बन का सिंक हो गया कम, लेकिन कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसेज अब वो रिवर्स पैटर्न ले लिया है उन्होंने, वो अब धीरे धीरे हानिकारक होने लग गई है हमारे लिए। अब आपको मैंने हिंदी में तो सारी चीज़ें समझा दी, अब पढ़ते हैं साथ के साथ। यूनिक फीचर ऑफ ऑब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग हीट ट्रैपिंग थर्मल एनर्जी विद इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज के फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा है कि ये हीट को अब्जॉर्ब करने का काम करती है और हीट को एमिट यानी खत्म करने का काम करती है। और जो थर्मल एनर्जी निकलती है उस थर्मल एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है? ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज रेगुलेट करती है अर्थ के टेम्परेचर को, यानी जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर होता है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती ना तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज के कारण टेम्परेचर जो 20 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो वो समाज के लिए हानिकारक हो जाती है। वैसा ही ग्रीन हाउस गैसेज के केस में भी होने लग गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, उसके अलावा डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैव इंक्रीज द GHG इफेक्ट एंड लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके कारण क्या हो रहा है, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी उसके कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के इशू आने लग जाएंगे। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज क्या है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये चारों चीज़ें ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है। अब फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन, अब इस चीज़ को समझ लो, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर राइजिंग ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस गैसेज कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए सबसे पहले फॉसिल फ्यूल का कंबस्टन, अगर आप फॉसिल फ्यूल को जलाओगे, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट को जलाओगे तो उसके कारण कार्बन का उत्सर्जन बढ़ेगा, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ेगा तो उसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेगी। उसके बाद डिफोरेस्टेशन, अगर आप जंगलों का बहुत ज़्यादा कटाई कर दोगे तो उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, अगर जंगलों की कटाई होती है, आप इस चीज़ को समझिए, जैसे जैसे जंगल कटेंगे वैसे वैसे कार्बन को सिंक करने का काम किसका होता है? जंगलों का होता है। और अगर जंगल ही कट जाएंगे तो उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा कि वो कार्बन को सिंक नहीं कर पाएंगे और कार्बन की वृद्धि अगर कम नहीं होगी तो उसके कारण धीरे धीरे कार्बन और बढ़ेगी और उसके कारण कार्बन एब्जॉर्प्शन फैक्टर फिनिश होने लग गया है। ऐसा इसका एग्जांपल सुनो, अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट है उनको क्या बोला जाता था? लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के फेफड़े बोला जाता था। लेकिन वहाँ पर इतना डिफोरेस्टेशन हो गया कि वो एक्चुअल में कार्बन को सिंक करना तो उनकी जो प्रकृति थी वो तो खत्म हो ही गई है, साथ ही अगर डिफोरेस्टेशन होने के कारण लकड़ी को जलाया जाता है उससे भी कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो उल्टा कार्बन का उत्सर्जन बढ़ गया है और धीरे धीरे कार्बन का उत्सर्जन इतना बढ़ गया है कि अब क्या हो गया है कि डिफोरेस्टेशन यानी कार्बन के उत्सर्जन के बढ़ने के कारण धीरे धीरे अब सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि हमारे यहाँ पर हमारा जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी कि हमें लोगों को अवेयर होना होगा कि एफोरेस्टेशन करना होगा और डिफोरेस्टेशन जो यानी पेड़ों की कटाई होती है उसको कम से कम करने की हमें ज़रूरत है। तो अभी नेक्स्ट चीज़ समझो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी जो CH4 होती है, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे एक चीज़ समझो, अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे कि उसके अंदर क्या होता है, खाद का यूज किया जाता है, खाद के कारण क्या होता है उसमें मीथेन होती है और उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, और जब दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी और दोनों चीज़ों का ज़्यादा उत्सर्जन होगा तो उसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ेगी। और इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, अगर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो उसके कारण क्या होता है, जब वेस्ट एक लंबे समय तक पड़ा रहता है उसमें सड़न होती है तो उससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। और नेचुरल प्रोसेस जैसे वोल्केनिक इरप्शन होना, वाइल्ड फायर यानी जंगलों में आग लगना, इसके कारण भी ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें उससे रिलेटेड सारे फैक्टर्स भी ध्यान होने चाहिए। अब जैसे अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे कार्बन का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है और उसके कारण पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। पर परमाफ्रोस्ट थ्रो एंड मीथेन रिलीज, यानी मीथेन रिलीज होने के कारण जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके कारण मीथेन बढ़ेगी और मीथेन बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेगी और अल्टीमेटली वो वापस टेम्परेचर को बढ़ाएगी।
इस तरह ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है ताकि आप मेंस के अंदर अच्छे से आंसर राइट कर सकते हो। अब इसके इंप्लीकेशन क्या हो गए, अगर हमको ये पता चल गया कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज के किस कारण से होती है, ये हमको पता चल चुका है। अब हमको ये समझना है ग्रीन हाउस गैसेज की इंप्लीकेशन यानी उसके प्रभाव क्या होंगे। तो अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है तो उसके कारण क्या होगा, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का इशू हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज का इशू स्टार्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट होने लग जाएगा। आइस मेल्ट होने का मतलब समझो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ जाएगा एंड सी लेवल भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि बर्फ पिघलेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा। और अगर सी का लेवल बढ़ता है तो आसपास की जो सोसाइटी है, आसपास की जो सभ्यताएं हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनको वो बाढ़ के कारण ही परेशान हो जाएंगे। तो ये भी अपने आप में इशू है। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी इशू, अगर टेम्परेचर बार बार चेंज होगा या इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा तो लोग भी डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। या फिर उनके अलावा कितनी बार किसी फसलों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन अगर किसी टेम्परेचर ही बढ़ जाता है तो उसके कारण उस फसलों का विकास नहीं हो पाएगा, तो किसानों के लिए इशू हो जाएगा और अल्टीमेटली फूड एंड वाटर सिक्योरिटी इशू भी आ सकता है। ओशन एसिडिफिकेशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा उत्सर्जित हो जाती है तो उसके कारण एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है, और जब एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होगा, उसको सबसे पहले जो छोटी फिश है वो अगर एसिड वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे छोटी फिश के अंदर जाएगा गंदे पानी के कारण, और जो ज़्यादा खराब पानी है, पोल्यूटेंट पानी है, वो किस में जाएगा, छोटी मछली में, और छोटी मछली से धीरे धीरे उसको बड़ी मछली खाएगी। इस तरह ये फूड साइकिल का पार्ट भी बन सकता है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, इस चीज़ को समझो साथ के साथ कि लोगों, मैंने अभी आपको वैसे ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके कारण सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि लोग वहाँ रह नहीं सकते। ज़्यादा टेम्परेचर में लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस केस में क्या होगा, अगर लोग रहेंगे नहीं तो वो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, दूसरी कंट्री में जाएंगे, तो दूसरी कंट्री में रेफ्यूजी इशू भी आ सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए, मैं पीस के साथ रहूँ, लेकिन अगर उसे किसी पर्टिकुलर लैंड पर कोई भी इशू आता है तो वो दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है। तो इस तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन भी स्टार्ट हो सकती है। अब उसके बाद वे अहीड समझो, वे अहीड यानी इसके क्या, ये वे अहीड है तो सबसे पहले मिटिगेशन स्ट्रेटजी, हमको मिटिगेशन स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी जिसके अंदर पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी को पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना होगा, तभी जाके हम अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेज को कम कर सकते हैं। कार्बन का उत्सर्जन वैसे ही नहीं होगा तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी नहीं, और रीन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करने के कारण हम एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी पोल्यूटेंट या जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्किंग है वो हम कर सकते हैं। एडेप्टेशन मेजर यानी हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा जिसके कारण कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो, कार्बन को सिंक करने के लिए प्रॉपर्ली मेजर्स अपनाए जाए। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करने की जरूरत है। और इंटरनेशनल कोलाब्रेशन, यानी अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोलाब्रेशन होता है तो जैसे कि हमें खुद पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप समझो एडेप्टेशन मेजर्स का मतलब क्या होगा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना होगा। उसके लिए सबसे नॉर्मल क्या कार्रवाई होगी कि उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है। तो जैसे कि हमने रिन्यूएबल सोर्सेज से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया है, हमने ऐसे प्लांट्स भी लगाए जाते हैं जो कार्बन को सिंक करते हैं, तो हमें ऐसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करना है जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम से कम हो। और ग्रीन हाउस अगर CO2 का एमिशन कम होगा तो ग्रीन हाउस गैस पे अल्टीमेटली इफेक्ट वैसे ही पड़ जाएगा। एक इंटरनेशनल कोलाब्रेशन, यानी इस चीज़ को समझो कि इंटरनेशनल कोलाब्रेशन क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े बड़े देश ऐसे हैं जो कि इस लेवल में एनवायरमेंट रिलेटेड फ्रेंडली वर्किंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमें उन देशों की हेल्प लेनी चाहिए और कोऑपरेटिव वर्किंग करके हमारे समाज को इस ग्रीन हाउस गैस के जो भयानक रूप जो आने वाला है उससे हमें बचाना है। अब आपको मैंने इतने टॉपिक समझाए, आपको लग रहा होगा कि यार ये इतनी सारी चीज़ें समझने की क्यों जरूरत है, तो उसका एक सिंपल रीज़न है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो मेंस के अंदर अच्छे से आंसर राइट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नियरली 1 बिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली एक्सपोज टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। अब इस चीज़ को समझो कि हाई वाटर स्ट्रेस यानी हमारे वाटर के अंदर जब पोल्यूटेंट पाया जाता है, ऐसा वाटर जिसको हम पी नहीं सकते हैं, जिसके अंदर पुअर क्वालिटी है, तो उसको बोला जाता है वाटर स्ट्रेस। तो ये इस टाइप का एडिटोरियल यूपीएस जो अभी आज टाइम्स नाउ में आया है, तो एक्चुअली ये मेरे को पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये मेंस के अंदर इसके रिलेटेड 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो अब हमको पढ़ना पड़ेगा कि वाटर स्ट्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लो वाटर स्ट्रेस होता क्या है। वाटर स्टेट यानी वाटर की जो डिमांड है वो उसके सप्लाई से ज़्यादा है, तो उसके अंदर मतलब वाटर स्ट्रेस बोला जाता है उसको, या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर को भी वाटर स्ट्रेस बोला जाता है। ए रीजन, ऐसा रीजन जिसके अंदर वाटर स्ट्रेस, अब इस चीज़ को समझो कि वाटर स्ट्रेस के अलग अलग इसके अंदर परिभाषा लिखी हुई है। ए रीजन, अगर ऐसे रीजन को वाटर स्ट्रेस माना जाता है जिसके अंदर 1000 क्यूबिक मीटर से, मतलब जो वाटर अवेलेबिलिटी है पर पर्सन पर ईयर 1000 क्यूबिक मीटर से अगर जो पानी की सप्लाई है वो कम होती है तो एज पर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। अब याद रखना कि 3 चीज़ें समझ ली, एक तो अगर पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, उसके अलावा वाटर की जो डिमांड है वो उसकी सप्लाई से बढ़ रही है मतलब उसकी सप्लाई से ज़्यादा है, एंड अगर एक व्यक्ति को 1000 क्यूबिक वाटर पानी नहीं मिल पाता है पूरे साल में पर पर्सन को, तो उससे अगर कम 1000 क्यूबिक मीटर से कम पानी है तो उसको क्या बोला जाएगा, वाटर स्ट्रेस रीजन बोला जाएगा। ठीक है, एज पर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के हिसाब से 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका एटलीस्ट 50% लिव अंडर हाई वाटर स्ट्रेस्ड, यानी 50% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, हाई वाटर स्ट्रेस एरिया में रहती है फॉर 1 मंथ 8 ईयर, यानी 1 साल के अंदर 1 महीना तो आदमी वाटर स्ट्रेसिंग को फेस कर रहा है, मतलब या तो उसे पुअर क्वालिटी का वाटर मिल रहा है या उसे पानी मिल ही नहीं रहा है, तो पूरे साल में 1 महीना कितनी पॉपुलेशन को, 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन।
अब फैक्टर्स फॉर वाटर स्ट्रेस, यानी वाटर स्ट्रेस के लिए जो हम बोल रहे हैं कि पानी की कमी हो गई है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ऑटोमेटिक पानी के डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई तो वही मेंटेन है, लिमिटेड है, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक वाटर स्ट्रेसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। रिसोर्स मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, हम प्रॉपर्ली अपने रिसोर्स को मैनेज नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप मुंह धोते हो तो मुंह धोने के बाद जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, जो हमारा मतलब वॉशरूम होता है उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद हम उसको अल्टरनेट ऑप्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जबकि इंडिया के अंदर वो पानी वेस्ट ही हो जाता है, सीधा नालियों में चला जाता है। तो अल्टरनेट ऑप्शंस के लिए हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा जिम्मेदार है ये पॉइंट कि वाटर स्ट्रेसिंग के लिए, कि अगर पानी की कमी होती है तो हम अगर अभी उसका सही यूज करने लग जाए तो ऑटोमेटिक पानी का वेस्टेज ही नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सूखा ज़्यादा पड़ेगा, पानी की वाष्पीकरण के कारण पानी ज़्यादा उड़ेगा और सूखा जल्दी पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक वाटर स्ट्रेसिंग की जो प्रॉब्लम आ सकती है। और पोल्यूशन, क्योंकि जो पानी के अंदर अगर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक ये आदमी क्या होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर पीना का मतलब क्या बोलते हैं, वाटर स्ट्रेसिंग बोला जाता है। और एग्रीकल्चर यूज, हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और जब ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज एग्रीकल्चर में कर देंगे तो इंसान पानी कहाँ से पिएगा। तो ये प्रॉब्लम भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। वाटर स्ट्रेस इंडेक्स या फोकेन मार्क इंडिकेटर्स, याद रखना, फोकेन मार्क इंडिकेटर या वाटर स्ट्रेस इंडेक्स मेजर वाटर स्केर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का जो थ्रू आउट है अगर वाटर स्केर्सिटी को मेजर कौन करता है, वाटर स्ट्रेस इंडेक्स मेजर करने का काम करता है। अगर पूरे वर्ल्ड के थ्रू आउट अगर कोई भी वाटर स्केर्सिटी रहती है तो उसको मेजर करने का काम करता है वाटर स्ट्रेस इंडेक्स। व्हेन द रिन्यूएबल वाटर, यानी जब रिन्यूएबल वाटर पर पॉपुलेशन फेल हो जाता है तो उसको भी बोला जाता है मतलब उसको मेजर किससे किया जाता है, वाटर स्ट्रेस इंडेक्स से, कि जो हमारे को वाटर एक्चुअली पर्सन को चाहिए वो पर पॉपुलेशन फेल हो जाता है, कि लोगों को जो एक्चुअल में डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे इसका एग्जांपल सुनो, अंडर 1700 मीटर क्यूब, अगर पानी की मात्रा 1700 मीटर क्यूब से कम हो जाती है तो उस कंट्री को क्या माना जाएगा कि वो वाटर स्ट्रेस होने की संभावना है। अगर पानी की मात्रा 1000 मीटर क्यूब से, जो कि हमने शुरू से ही पढ़ लिया था, उसको वाटर स्केर्सिटी एरिया बोला जाएगा, मतलब वहाँ पर वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम चल रही है। और अंडर अगर ऐसी जगह जहाँ पर 500 मीटर क्यूब से भी कम पानी है तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी, यानी बहुत ज़्यादा ही वाटर स्केर्सिटी है वहाँ पर। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं चिल्ड्रंस पर, तो हेल्थ रिस्क, अगर वाटर बोर्न डिसीज, अगर पानी की कमी होगी, आप सोचिए अगर कोई भी लेक्चर बना रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हमारा मन नहीं भी है और अगर हम अच्छे से कभी मूड खराब हो जाता है, आप पानी पी लीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा और आप फिर से पढ़ाई करने लग जाओगे। तो एक तरह से वाटर एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन हेल्थ रिस्क क्या हो जाती है, अगर पानी नहीं पियोगे तो डायरिया हो सकता है, उसके अलावा कोलेरा हो सकता है अगर आप पोल्यूटेंट पानी को पीते हो तो। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इम्पैक्ट, अगर कोई आदमी पानी नहीं पिएगा तो उसके अभी तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इम्पैक्ट होने लग जाएगा। जैसे कि उसकी जो स्किल डेवलपमेंट होती है, बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर को हर एक चीज़ की जरूरत है, पानी की भी उतनी जरूरत है जितनी दूसरी चीज़ों की जरूरत है। तो इस तरह बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए पानी का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन जेंडर रोल्स, यानी क्या होता है कि अगर पानी की कमी है तो महिलाओं को क्या करना पड़ता है, चरू लेकर दूर दराज के एरिया में जाना पड़ता है, कहीं कुआं है कहीं दूर है, तो उसके कारण क्या होता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो उनकी एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इनइक्वलिटी, यानी जब लड़का और लड़की दोनों के पास ऑप्शन अवेलेबल है और प्रॉब्लम सेम है तो लड़की पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब इनइक्वलिटी हो गया है। अब साथ के साथ वे हीट भी देख लो, तो वे हीट क्या है, हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम। एंड जैसे हमको क्या करना पड़ेगा कि हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम को डेवलप करने की जरूरत है, हमको ऐसी सैनिटेशन प्रैक्टिस को डेवलप करने की जरूरत है जिसके कारण क्या होगा कि पानी की स्वच्छता बढ़े और जो पोल्यूटेंट आसपास की, जैसे कोई रिवर्स है उसके चारों तरफ गंदगी हो रही है तो वो गंदगी ना हो, जिसके कारण क्या होगा, पानी एकदम साफ रहेगा, पोल्यूटेंट फ्री रहेगा, तो उसके कारण लोगों की हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्कूल बेस्ड इनिशिएटिव, अब लोगों को स्कूल के अंदर ही अगर हम बच्चों को इनिशिएट करें कि आप अपने घर पर ऐसी व्यवस्था कीजिए जिसके कारण पानी बचे, रेन का पानी का यूज करके हम उसको मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी डेवलप किया जा सकता है। इस तरह स्कूल के अंदर इनिशिएटिव लिया जाए और स्कूल के अंदर बच्चों को अवेयर किया जाए उन चीज़ों के लिए, तो आने वाला भविष्य वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा। एजुकेशन अवेयरनेस, यानी सबको अवेयर करने की जरूरत है, बच्चों को तो कर ही दिया लेकिन बुजुर्ग लोगों को भी हमको एजुकेट करना है, अवेयर करना है कि आप क्या कीजिए कि अगर वाटर स्ट्रेस मतलब जो हमारी वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम से बचना है तो हमें क्या करना होगा, प्रॉपर्ली ऐसे सिस्टम को डेवलप करना होगा जिसके कारण कम से कम पानी वेस्टेज होए। और चिल्ड्रन सेंटर पॉलिसी, यानी ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जो चिल्ड्रन पर जिनका ज़्यादा फोकस हो, जिसके कारण उनका प्रोग्राम प्रॉपर डेवलपमेंट हो, प्रॉपर विकास हो और उनको पानी की समस्याओं को फेस ना करना पड़े। चलो ये टॉपिक पढ़ लिया वाटर स्ट्रेस को, लेकिन हमको एक चीज़ पढ़नी है उसके अंदर कि जो यूनाइटेड नेशन की चिल्ड्रन फंड रिपोर्ट है, यूएन चिल्ड्रंस फंड रिपोर्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड के जो चिल्ड्रन है उसमें से 50% फेस कर रहे हैं हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस, यानी 2022 के अंदर 50% पॉपुलेशन हाई वाटर स्ट्रेस को फेस कर रही थी। तो उसकी हाईलाइट समझ लो, वाटर स्ट्रेस एंड क्लाइमेट इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पर कितना इंपैक्ट है, तो 953 मिलियन चिल्ड्रन, यानी 953 जो मिलियन चिल्ड्रन है इतने लोग एनकाउंटर करते हैं हाई वाटर स्ट्रेस, यानी वो इतना फोकस करते हैं किस पर फोकस करते हैं,
वाटर स्ट्रेस इन क्लाइमेट इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन। अब इस चीज़ को समझो, इसके अंदर क्या हो गया, 953 मिलियन चिल्ड्रन है, उन्होंने एनकाउंटर किया है, विरोध किया है किसका, हाई वाटर स्ट्रेस का, यानी जो पानी की कमी हो रही है उसका विरोध दर्ज किया है। 2 बिलियन चिल्ड्रन कुड फेस द फ्रिक्वेंट दैट वेव्स बाय 2050। यानी अगर ऐसा ही चलता रहा, हमने पानी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, वाटर स्केर्सिटी की सिचुएशन को ऐसे ही चलने दिया, तो 2 बिलियन जो चिल्ड्रन होंगे आने वाले भविष्य के, वो फेस करेंगे द फ्रिक्वेंट हीट वेव्स बाय 2050। फैक्टर्स समझो अभी इसके अंदर, वाटर स्ट्रेस के फैक्टर्स तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, वही है इनएडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो गया, ड्रॉट पड़ना, सूखा पड़ना, वो क्या वही पॉइंट्स है, उसमें से एक आध पॉइंट आपको और ऐड करना हो तो कर लो, बाकी ऐसा कोई खास नहीं है। इनएडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, इंपैक्ट, इसी के अंदर मतलब इंपैक्ट, उसके इंपैक्ट क्या पड़ते थे, हेल्थ इंपैक्ट पड़ता है उन चिल्ड्रन पर, और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को बढ़ावा देते हैं, फूड प्राइस को बढ़ावा देते हैं, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, जो उनकी बच्चों के डेवलपमेंट पे, सोशल एंड एजुकेशन डेवलपमेंट पे, तो इन सब का इंपैक्ट पड़ेगा। तो फ्लड कॉम्प्रोमाइज एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन लीडिंग टू डिसीज, तो जो ये फ्लड कॉम्प्रोमाइज होता है, हेल्थ इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन, इसके अंदर क्या होगा कि फ्लड कॉम्प्रोमाइज एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन लीडिंग टू डिसीज, यानी हमको क्या करने की जरूरत है कि हमारे जो चिल्ड्रन है उन पर जो हेल्थ इंपैक्ट पड़ता है उसको बचाने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रॉपर्ली उनको अवेयर करने की जरूरत है, और ऐसे सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को अपनाने की जरूरत है जिसके कारण डिसीज कम से कम हो, ठीक है। ये टॉपिक भी समझ लिया है, चलो नेक्स्ट टॉपिक समझो। एक पेरोशियल लॉ नाम से एक एडिटोरियल आया है, ठीक है, उसके अंदर समझो, वाई हाई कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन हरियाणा प्राइवेट सेक्टर कोटा, यानी जो हरियाणा का प्राइवेट सेक्टर कोटा है उसके अंदर हाई कोर्ट ने क्यों स्ट्रक डाउन किया है। अब आप बस इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है, और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाने वाला हूँ। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, उस एक्ट का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। उसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% रिजर्वेशन दिया है ऐसी प्राइवेट जॉब्स को, जो कि स्टेट के अंदर जो नॉर्मल इंसान है, जो स्टेट के रेजिडेंट है, उनको प्राइवेट जॉब में आपको 70% रिजर्वेशन, 75% रिजर्वेशन मिलेगा, और जिनकी सैलरी, उन लोगों की सैलरी 30,000 से कम होनी चाहिए, और वो स्टेट के रेजिडेंट होने चाहिए। एज पर हाई कोर्ट इट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है हाई कोर्ट के हिसाब से, ठीक है। ये तो टॉपिक है। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि 30,000 से कम अगर उनकी सैलरी है, उन पर्सनस को अगर 30,000 रुपये की सैलरी से कम है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल कि उन प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको 75% रिजर्वेशन मिलेगा वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि जो सारी कंपनीज है, सोसाइटी, ट्रस्ट, एलएलपी, फर्म और इंडिविजुअल, इसके अंदर सारे व्यक्ति इसके अंदर कवर है कि हर व्यक्ति को प्राइवेट जॉब के अंदर 75% रिजर्वेशन देना होगा। तो अब इसके चैलेंजेस क्या है कोर्ट के अंदर, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोर्ट ने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब स्किल बेस्ड है, ठीक है। मतलब कोर्ट के अंदर जब चैलेंज करने के लिए कंपनियां गई तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर जो जॉब है वो स्किल बेस्ड होती है, और ये फंडामेंटल राइट्स का भी वायोलेशन है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जॉब कर सकता है इंडिया के अंदर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको कहीं पे भी जॉब करनी है इंडिया के अंदर और इस टाइप की 75% रिजर्वेशन दे दिया तो बाकी बचे हुए लोगों को के साथ तो अन्याय हो गया, क्योंकि उनके पास तो केवल 25% ही मौका है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ भी है, और बिजनेस प्रॉफिट बिजनेस को लॉस की तरफ भी बढ़ाएगा, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हैं तो एक तरह से क्या होगा कि उनकी कंपनियां बंद करनी होगी, तो लॉस भी हो सकता है, और गवर्नमेंट की बात मानते हैं तो उनको स्किल नहीं मिलेगी, स्किल नहीं होगी, और उन व्यक्तियों को रखना अनिवार्य हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, वो बिजनेस प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, और जब बिजनेस नहीं करेंगे तो इकोनॉमी का विकास नहीं होगा, अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, जीडीपी को। तो इसलिए ये हाई कोर्ट ने यही सारी चीज़ें सोची है। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला है हाई कोर्ट की जो गवर्नमेंट, मतलब हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, उनका स्टेट, पहले सुन लो, उन्होंने बोला, स्टेट ने बोला है कि स्टेट के पास पावर है कि हम रिजर्वेशन दे सकते हैं अंडर आर्टिकल 16(4), और आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है कि राइट टू इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। यानी आर्टिकल 16(4) बोलता है कि राइट टू इक्वलिटी, जो यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो स्वतंत्रता का अधिकार है, डज नॉट प्रिवेंट स्टेट, यानी वो स्टेट को नहीं रोकता है फ्रॉम मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो राइट ऑफ इक्वलिटी है वो किसको नहीं रोकता है, अगर कोई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन दे रही है किसके अंदर, अगर बैकवर्ड क्लास और सिटीजन्स को अगर कोई भी इस तरह का एक्स्ट्रा अवसर मिल रहा है तो इसका मतलब इक्वलिटी का वायोलेशन नहीं है एज पर 16(4). अब हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ पर एक तरह से कंट्रोल आप डालना चाह रहे हो। उसके अलावा पर्सन का जो राइट होता है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकते हो, अल्टीमेटली आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, और आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन ये सब चीज़ें उन्होंने बोली है कि एक तरह से आप पर्सन का जो राइट होता है कि ऑक्यूपेशन कर सकता है वो कहीं पर भी, क्योंकि जैसे जैसे अगर इस तरह बार बार परेशान किया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा तो वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन है वो वहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे, दूसरे स्टेट्स के अंदर, और जब दूसरे स्टेट्स में चले जाएंगे तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट हरियाणा की गवर्नमेंट को लॉस बियर करना ही पड़ेगा। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है। तो इसलिए अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने उस हिसाब से डिसीजन दे दिया कि फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
और एक तरह से मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयर्स पर ये एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, उनको बंदिश में डाला जा रहा है। तो वो बिज़नेस कैसे करेंगे, और बिज़नेस नहीं करेंगे तो समाज की ग्रोथ कैसे होगी, जीडीपी की ग्रोथ कैसे होगी। तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ है कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और अब आगे क्या फैसला होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं। एक तो हरियाणा गवर्नमेंट का स्टैंड जो कि ये मतलब पायरेट्सिकल लॉ था उसको समझ लिया है। साथ के साथ ही और क्या टॉपिक पढ़े हैं, जो हमारे एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड की एक तो वाटर स्टेक्स इंडेक्स को पढ़ लिया है और वाटर स्केर्सिटी को समझ लिया है। उसके अलावा और क्या टॉपिक समझे हैं हमने, ये तो हाई वाटर स्ट्रेस को तो आपने समझ लिया है। चलो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी हमने समझ लिया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक उससे पहले हमने पढ़ा था ऑरोरा लाइट्स को भी समझ लिया है, एंड साथी पोर्टल को समझ लिया है, राइनो स्पीसीज़ को अच्छे से समझ लिया है। इस तरह सारे टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ा है। कांजीरंगा नेशनल पार्क, पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, और लिग्नोसेट याद रखना फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, एंड केसलर सिंड्रोम को भी पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से हमने लेक्चर्स को पढ़ा है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो कमेंट कीजिए, हम 100% उसको इंप्रूव करेंगे। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।